यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर गौरव शर्मा आपको पढ़ाने वाला हूं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, एपिथेलियल टिश्यू। हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट लेक्चर हम लोगों का हो चुका है और अब वहां पर हमने कुछ बेसिक पॉइंट ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि किस तरीके से स्पर्म और ओवम मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से आप देखेंगे आगे तो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनते हैं। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है मदर लेयर्स। मदर लेयर्स में हमने पढ़ा था एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, जिनसे हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इसी में हम लोगों ने कहा था कि 4 टिश्यूज बनते हैं। एक होता है एपिथेलियल, एक होता है कनेक्टिव, एक होता है मस्कुलर और एक होता है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कहां से ओरिजिनेट होता है? ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि एपिथेलियल टिश्यू दोस्तों स्टडी होता है कहां से ओरिजिनेट होता है। एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेटेड होता है तीनों भी मदर लेयर से, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से एंड मेसोडर्म से। हम लोगों ने सुपर 11 कॉन्सेप्ट के जरिए एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम एपिथेलियल के टाइप्स, एपिथेलियल कहां कहां पर पाया जाता है विद डायग्राम प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसका एक 2D में और 3D में कैसा लुक आता है वो जरूर देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू जो पढ़ने जा रहे हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर में ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहां पर कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हो, होलो स्ट्रक्चर्स हो और उनकी लाइनिंग और कवरिंग का काम एपिथेलियल टिश्यू करता है। ये तो क्लियर हो गया कि एपिथेलियल टिश्यू काफी जगह पर हमारे पाया जाता है जो कि कवरिंग वाली है और लाइनिंग वाली है। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि कवरिंग और लाइनिंग में ही हम लोगों को फ्रिक्शन भी हो सकता है। इज इट क्लियर? अब आप सोचते होंगे कि सर फ्रिक्शन कैसे हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये पार्ट लाइनिंग और कवरिंग में पाया जाएगा, जैसे कि ये स्किन है हमारा, अभी कवरिंग है, अब ऑब्वियस सी बात है इसके कट फट लगने के चांसेस ज्यादा हैं, इसमें इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। और आप देखते होंगे कि जब हमारे को चोट लगती है तो बहुत जल्दी से, कुछ ही दिनों में जल्दी से हम उसको रिपेयर हो जाता है हमारे अंदर सेल जो डिवीजन के जरिए। तो इसमें एक बात हमको याद रखनी है कि एपिथेलियल टिश्यू में एक बहुत ही अच्छी सेल डिवीजन की पावर होती है और इसी कारण से बहुत जल्दी सेल रिपेयर हो जाती है। इज इट क्लियर दोस्तों? तो आज हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छे रिप्रेजेंटेशन से। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं मल्टी सेलुलर एनिमल्स में, और यहां से मेरे सारे 11th क्लास के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे एक एक लाइन को, जहां पर हम लोगों ने काफी चीजों के बारे में डिस्कशन एक दूसरे से करना है। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स आप देखते होंगे 2 टाइप के एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर को हम प्रोकैरियोट बोलते हैं और यूकैरियोट भी बोलते हैं। तो कभी भी ये गलती मत करना कि यूनिसेलुलर सिर्फ प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी होता है और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी होता है। तो हमारे पास यहां पर क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक होता है। कोई भी प्रोकैरियोटिक मल्टी सेलुलर नहीं होता है। तो यहां पर जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात की जा रही है वो कौन से हैं? यूकैरियोटिक। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे चलते हैं। अब ये कहते हैं कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद द इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। अब कई बार हमको ये वर्ड समझ में नहीं आता है कि सर इंटरसेल्युलर सब्सटेंस का मतलब क्या है। तो देखो 2 वर्ड यहां पर आते हैं, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। ऐसे चीजें आपके सामने आएंगी आगे। तो हम कभी भी बात करेंगे इंटर स्कूल कंपटीशन, मतलब ये कोई स्कूल ए है, ये कोई स्कूल बी है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन। तो आप देखे होंगे आपके भी स्कूल्स वगैरह में इंटर स्कूल कंपटीशन होते होंगे। तो ये 2 सेल की बात कर रहा है और इसके बीच का जो सब्सटेंस है उसको हम बोलेंगे इंटरसेलुलर सब्सटेंस। हमने एक स्कूल का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अगर मान लो बोला होता इंट्रासेलुलर, तो हम सिर्फ एक स्कूल की बात करते हैं, मतलब इस सेल के अंदर।
तो आपको पता चल गया होगा, अगर इसके अंदर बात होगा तो इंट्रासेल्यूलर, क्या होगा बेटा, इंट्रासेल्यूलर। और अगर दो सेल के बीच में होगा तो ये कैसा हो जाएगा, इंटरसेल्यूलर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट होगा भी नहीं। देखो आप बहुत प्यारी स्लाइड से, आपको एक एक वर्डिंग बहुत क्लियरली दिख पा रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। 10th से जब हम 11th में जाते हैं तो हमको बॉटनी और जोलॉजी में बेसिक्स अगर हमारे स्ट्रांग हैं तो हमको आगे जाके कोई भी ट्रबल नहीं होता है, ठीक है। और अगर हमारे बेसिक कमजोर हैं तो हमारे वो वीक पॉइंट फाइनल्स तक भी ऐसे वीक रह जाते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद द इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। किसी फंक्शन को करने के लिए पर्टिकुलर है वो स्पेसिफिक फंक्शन, एंड सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज टिश्यू, और उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। जैसे कि आप देखते होंगे कनेक्टिव टिश्यू को जिम्मा दिया गया है कि आपका काम है कनेक्ट करना। आपका क्या काम है, कनेक्ट करना। एपिथेलियल टिश्यू को बहुत सारी जिम्मेदारी दी हुई है कि ये वाला एपिथेलियल पर्टिकुलर, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू के कई सारे टाइप होते हैं, तो ये बताया गया है कि एपिथेलियल टिश्यू का ये वाला टाइप जो है वो क्या काम करेगा, वो पर्टिकुलर जैसे मान लेते हैं फिल्ट्रेशन करेगा। ये वाला एपिथेलियल का जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वह किसके लिए तैयार है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। इज इट क्लियर। अब आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं, जैसे नॉर्मल सी बात हम लेते हैं, अगर मुझे सर्दी लग रही है, ठीक है, विंटर्स में, तो हम जैकेट पहन लेते हैं। इज इट क्लियर। अगर हमको पानी भरना है फिल्टर करके तो हम एक पतला कपड़ा लेते हैं। ऐसा नहीं लेते हैं कि सोफे का कुशन ले लिया कि अब मैं फिल्टर कर रहा हूं, ऐसा कौन सा फिल्टर है, ठीक है। हम एक पतला कपड़ा लेते हैं ताकि एक बढ़िया तरीके से फिल्ट्रेशन हो जाए, और उसको स्ट्रेच भी कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन वैसा ही उसका शेप होगा। तो जैसा शेप वैसा फंक्शन, या यूं कह सकते हैं जैसा फंक्शन वैसा हमको शेप वहां पर डिजाइन मिलता है। इज इट क्लियर। अगर हमको मान लेते हैं एब्जॉर्प्शन करना है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए जो आपका सरफेस है वो ऐसा होना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर बेटा। अगर मान लो किसी एपिथेलियल टिश्यू को मान लेते हैं कोई सिक्रीशन करना है, तो जैसे ये एपिथेलियल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, तो ये यहां पर ग्लैंड सेल्स होगा, और ग्लैंड सेल्स का काम क्या होगा बेटा, ग्लैंड सेल्स का काम होगा सिक्रीशन करना। क्या काम होगा, सिक्रीशन करना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर ग्लैंड सेल ने क्या काम किया, सिक्रीशन का। यहां पर ये इतनी सारी बॉर्डर बना दी गई है ना, ऐसा ब्रश की तरह बॉर्डर बना दी है। इसका काम क्या होगा बेटा, इसका काम होगा एब्जॉर्प्शन। क्या काम होगा, एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल आराम समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरे इंटरेस्ट के साथ, डॉक्टर्स वाले स्टाइल के साथ समझना है हमको चीजों को। हमको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हमको एक एक पॉइंट क्लियर समझना है, ठीक है। फिर हम भले कितनी स्पीड पकड़ लें तो बढ़िया होता है। जैसे कि बिल्डिंग जब बनाते हैं आप, तो माइलस्टोन आपका जो बेसिक वर्क है उसमें ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर जिसकी नींव मजबूत होगी वो हमेशा बहुत बड़ा किला बांध सकता है। इज इट क्लियर। आगे चलते हैं। सो देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। और काम के आधार पर उनकी लोकेशन भी फिक्स हो चुकी है। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू। अब हमको मान लो एपिथेलियल जैसे फंक्शंस करवाने हैं, तो टिश्यू कैसा होगा, एपिथेलियल। हमको कनेक्ट करवाना है, दो के बीच में कनेक्ट कराना है, तो कनेक्टिव टिश्यू। हमको मसल्स बनवानी है तो मस्कुलर टिश्यू। हमको नर्वस फंक्शनिंग है हमारी, कंडक्शन से रिलेटेड है, तो हम न्यूरल टिश्यू बनाएंगे। तो बेसिकली क्या हुआ है, आपकी 3 मदर लेयर जो हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उनसे ये चारों टिश्यूज अराइज हो रहे हैं। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू इन तीनों से भी ओरिजिनेट होता है। मींस एक्टोडर्म से भी होता है, मेसोडर्म से भी होता है और एंडोडर्म से भी होता है बेटा, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू
इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टो, मीजो एंड एंडो। समझ में आ रहा है? यस दोस्तों, आ रहा है समझ में? यस, आना भी चाहिए। चलो आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट, अब ये एक डायग्राम है जो हमको काफी कुछ चीजें बताता है। जैसे कि हमने देखा था कि अगर हम एपिथेलियल टिश्यू को ये एक होलो स्ट्रक्चर मान लेते हैं, जैसे मान लो ये होलो स्ट्रक्चर मान लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये होलो स्ट्रक्चर मैं आपको देख सकता हूं भाई इसमें से ना, क्योंकि ये क्या है, होलो स्ट्रक्चर है। तो ये जो लाइनिंग बनी हुई है, ये लाइनिंग बनी हुई है बेसिकली, ये किस तरीके से इस स्ट्रक्चर से हम लोग ये समझना चाहेंगे कि किस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू होती है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे ऐसी एक सेल का, कुछ ऐसा। ये हमने ऐसा एक लेयर ले लिया, हमने ऐसा एक लेयर ले लिया, आप देख रहे होंगे इस तरीके से। यह हम इसका एक काम करते हैं, बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं ताकि हमको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, हम एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाते हैं। हमने ये कोई ट्यूब ले ली है बेटा। ठीक है, हमने क्या ले ली है, ये कोई ट्यूब ले ली है। इज इट क्लियर? हमने ये कोई ट्यूब ले ली है इस तरीके से, समझ में आ रहा है? हमने ये कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ले लिया है और हम ये देखना चाहते हैं कि वाकई में इसके अंदर किस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू अरेंज्ड होता है। तो मैं इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा, क्योंकि इसका जो एपिथेलियल टिश्यू है वो लाइनिंग ऑफ द ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब कैविटी, ये क्या है बेटा, ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब आपकी जो बीच में ये जगह है, जैसे हमने ये बनाया था, तो ये जो स्पेस है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ल्यूमेन बोल रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि यहां पर ये जो एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ये किस तरीके से, तो जरा इस स्ट्रक्चर को जूम करके दिखाते हैं। ठीक है, यस। तो इसको जूम करके जब हमने देखा तो नजारा कुछ इस तरह से था। ठीक है, नजारा कुछ इस तरीके से था। ये था हमारा एपिकल सेल। सर एपिकल सेल क्या होता है? एपिकल सेल नहीं है, ये एपिकल सरफेस है। ये क्या है, एपिकल सरफेस। इस तरीके से ये अरेंज होता है बेटा, आराम समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं। क्लियर? तो अब हमको यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गया है कि ये वाली जो सरफेस, ये ल्यूमेन है। ये क्या है, ल्यूमेन है, या यूं कहो एक कोई खाली जगह, कोई एम्प्टी स्पेस। इज इट क्लियर? तो ये वाला जो सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, एपिकल सरफेस। ये कौन सा सरफेस है, ये जितना भी सरफेस आप देख रहे हो, ये कौन सा है जो इसकी तरफ डायरेक्शन कर रहा है। यही तो डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में दी है एपिथेलियल टिश्यू की, कि या तो कैविटीज की तरफ डायरेक्शन करेगा या फिर एनवायरमेंट की तरफ। इसका मतलब या तो कवरिंग होगा या लाइनिंग होगा। और ये क्या है, लाइनिंग। लाइनिंग मतलब अंदर का, जैसे किसी कपड़े के अंदर आप कपड़ा लगा देते हो तो हम बोलते हैं कि इस टी शर्ट के अंदर लाइनिंग है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, जैसे सूट वगैरह पहनते हैं। ठीक है, हम शादी में सूट पहनते हैं, उसके अंदर अस्तर कपड़ा लगा होता है, तो हम क्या बोलेंगे, अस्तर क्या है, लाइनिंग है। उसी तरीके से यहां पर ये क्या है, लाइनिंग है। अब सर ये क्या है, ये बताइए, ये क्या है? तो बेटा ये जो आपको दिख रहा होगा, मैं इसको भी जूम करके दिखा देता हूं। ये जो लेयर है, इसके ऊपर जो ये लेयर है, ये जो आपको इस तरीके से दिख रही होगी, ये इस तरीके से मैं आपको यहां पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, कोई डाउट नहीं रखना चाहूंगा। ये वाली जो लेयर है, ये है बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इसको अटैचमेंट साइड प्रोवाइड कर रही है। तो एक तरह से ऐसा समझ लो, अगर ये एपिथेलियल टिश्यू है तो ये क्या है, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके नीचे ये क्या है, इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला, ये क्या हुआ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हुआ, हां कि ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हुआ। इसके नीचे क्या हुआ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इसके नीचे क्या हुआ, बोल देंगे जरा, इसके नीचे हुआ कनेक्टिव टिश्यू, जहां से ये न्यूट्रिशन ले रहा है। ये इसका सरफेस हो गया एपिकल सरफेस। ये इसका क्या सरफेस हो गया बेटा, ये हो गया इसका एपिकल सरफेस। ये इसका हो गया बेसल सरफेस। ठीक है, ये इसका कौन सा सरफेस हो गया, बोल देंगे जरा, फटाफट बोल देंगे, ये इसका कौन सा सरफेस हो गया बेटा। यस शांतनु, सविता, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। ये इसका कौन सा सरफेस हो गया, ये इसका हो गया कौन सा सरफेस हो गया, ये इसका एपिकल सरफेस हो गया, एपिकल सरफेस हो गया।
और ये इसका बेसल सरफेस हो गया। और बेसल सरफेस आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? बेसल सरफेस कहां पर दिखाई दे रहा है आपको? यस, बेसल सरफेस कहां पर दिखाई दे रहा है आपको? बेसल सरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, इज इट क्लियर? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। समझ में आ रहा है? यस, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखते हैं। हम इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखते हैं, या पहले हम यहां पर अलग से बना लेते हैं। हम इस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं यहां पर। तो आप देखेंगे ये तो हो गया आपका एपिथेलियल सेल। ठीक है, एक रख रहे हैं इसलिए सेल है, अगर ज्यादा रखते तो टिश्यू था। इसके नीचे ये हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। साक्षी आ रहा है समझ में बेटा? यस, साक्षी, जीनत, सभी लोगों को समझ में आ रहा है बच्चे? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार बोलेंगे जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? यस, साक्षी, जीनत, जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट फटाफट। यस, समझ में आ रहा है तो बोलो फटाफट। यस जीनत, सिद्धांत, शीतल, यस बच्चे, समझ में आ रहा है क्या सभी लोगों को? समझ में आ रहा है? यस, यस पल्लवी, समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है वैभवी, शिवम, यस कार्तिकी। तो आप देखो ये हो गया आपका एपिकल सरफेस, ये हो गया आपका बेसल सरफेस, और ये हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये वाला जो सरफेस आपका आया नीचे, जिसके ऊपर ये सब है, जिससे ये न्यूट्रिशन ले रहा है, ये जैसे कि हम बोल सकते हैं ब्लड वगैरह, जहां से वेसल्स वगैरह आती हैं पर यहां तक नहीं जाती हैं। ये हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू। और यही स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, एपिकल सरफेस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यू, तो ये तो श्योर हो गया कि जो एपिकल सरफेस है ये किसकी तरफ फेस कर रही है? ल्यूमेन की तरफ, मतलब खाली जगह की तरफ। क्लियर है? हाँ कि ना? ओके, अब इस डायग्राम को देखो आप। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये एपिकल सरफेस है, ये इसका बेसल पार्ट है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिका हुआ है। अब कई बच्चे जानना चाहते हैं कि सर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा क्या होती है? ये एक असेल्युलर, नॉन सेल्युलर लेयर है जो बनती है एपिथेलियल के सिक्रीशन से और कनेक्टिव के सिक्रीशन से। आप देख रहे होंगे दो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन में। क्या क्या दिखाई दे रहे होंगे आपको? दो पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। क्या दिखाई दे रहे होंगे? दो पार्ट्स। एक कहलाता है बेसल लेमिना। क्या कहलाता है? बेसल लेमिना। और दूसरा पार्ट आपका कहलाता है रेटिकुलर लेमिना। बड़े अजीबोगरीब नाम लग रहे होंगे आपको स्टार्टिंग में 11th क्लास के लेवल पर। बेसल लेमिना क्या होता है सर? रेटिकुलर लेमिना क्या होता है सर? तो आपको अभी ध्यान रखना है सिर्फ इतना, बाकी तो मैं डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि ये और ये लेयर बेसिकली टोटल मिलाकर क्या कहलाती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो कंपोजिशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, कंपोजिशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। यस कार्तिकी आ रहा है समझ में बेटा? यस कार्तिकी आ रहा है समझ में? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बेसल लेमिना एंड रेटिकुलर लेमिना। इज इट क्लियर? यस कार्तिकी आ रहा है समझ में? ओके, अब इधर देखेंगे, इसके नीचे ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। अब हम इसकी पूरी कार्य प्रणाली, इसकी कार्य की, या यूं कह लो इसकी फिजियोलॉजी, हम इसकी जैसा ये काम करता है उस हिसाब से हम इसको पढ़ लेते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक को। इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या नजर आ रहा है आपको? इसके कैरेक्टरिस्टिक में नजर आ रहा होगा आपको कि एपिकल सरफेस जो है उसके इधर ओपन स्पेस है या तो, या फिर कैविटी है, जैसे कि हमने कहा था ल्यूमेन। मतलब ये कुछ इस तरीके से है, हमने बहुत जूम करके दिखाया हुआ है, तो आप देखोगे ये ल्यूमेन की साइड है एपिकल सरफेस।
दूसरा खास बात यह है कि ये कनेक्टिव टिश्यू में जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है, देखो सेल जो है, सेल को न्यूट्रिशन तो चाहिए। ये न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? ये न्यूट्रिशन मिलेगा आपको कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड से मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। इज इट क्लियर? आपको कहां से मिलेगा? यस, आपको मिलेगा, यहां से न्यूट्रिशन मिलेगा। पर ये यहां तक कैसे जाएगा? क्योंकि ये जो होता है, ये होता है अवेस्क्यूलर। अवेस्क्यूलर, और अवेस्क्यूलर का मतलब होता है विदाउट वेसल्स। अवेस्क्यूलर का मतलब होता है विदाउट वेसल्स। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चे? अवेस्क्यूलर का मतलब क्या होता है? विदाउट वेसल्स। पर विदाउट वेसल्स से तो ये आखिरकार न्यूट्रिशन लेगा कैसे? तो ये न्यूट्रिशन लेगा यहां से इस तरीके से, यहां से इस तरीके से। सर ये आपने एरो लगा दिया, इसका कुछ तो नाम होगा। यस, इसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से यह मटेरियल यहां से यहां पहुंच पा रहा है, और इसमें मदद दे रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक बीच वाले मीडियम की तरह, मध्यस्थ की तरह, मीडिएटर की तरह रोल कर रहा है कि यह जो भी न्यूट्रिशन है इसको यहां से यहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बेसमेंट मेम्ब्रेन की है, जो कि नॉन सेल्यूलर लेयर है जहां पर कि ये डिफ्यूजन हो रहा है। वाइस वर्सा, उल्टा कर दो इस बात को। सर कैसे उल्टा करें इस बात को? तो यहां पर जो भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, आपको पता ही है सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, वेस्ट जो बनता है उसका सेल में रहना बहुत खतरनाक है, तो वो सेल से बाहर निकल के यहां पर देना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? तो ये यहां पर इस तरीके से शिफ्ट कर दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सेल के पास न्यूट्रिशन जा रहा है, वो भी डिफ्यूजन के जरिए, और उसमें मदद कौन कर रहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां से मेटाबॉलिक वेस्ट जा रहा है, कैसे जा रहा है? वो भी किस माध्यम से जा रहा है? वो भी जा रहा है डिफ्यूजन के रास्ते से, और उसमें मदद कौन दे रहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आई थिंक यस माय डियर मेडिकोस, फ्यूचर डॉक्टर्स, आ रहा है बात समझ में आप लोगों को? यस दोस्तों, समझ में आ रही चीजें बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं है? यस बच्चे, समझ में आ रहा होगा। सिद्धांत, शिवम, वैभवी, कार्तिकी, साक्षी, शीतल, वंश, स्नेहल, यस बेटा, जीनत, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। सिद्धांत, चैतन्य, इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे, फटाफट फटाफट, अरे वाह, इतने बढ़िया तरीके से क्राउड जमा हो गया, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। समझने के लिए पूरी चीज आपके सामने है। अब देखो, अब इसका अगला वाला हिस्सा क्या है? ये तो हो गया अवेस्कुलर है, नर्व सप्लाई इसके पास जाती है। कोई कहता है कि इसके पास नर्व सप्लाई जाती है, कि तो बिल्कुल जाती है नर्व सप्लाई इसके पास, पर इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं जाती है, ब्लड वेसल्स नहीं जाती, इसीलिए ये अवेस्कुलर है। अगला हिस्सा अब आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू। आखिरकार इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है? सो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में एनसीईआरटी कहती है, cells of the epithelium are very close to each other. Yes, very important statement. एपिथेलियल टिश्यू का अरेंजमेंट कैसा होगा? तो एपिथेलियल टिश्यू के बीच में गैप बिल्कुल नहीं होगा, या बहुत ना के बराबर, कम, बिल्कुल। तो इसका मतलब यह पता चला कि इनके बीच में टाइटली पैक्ड ज्यादा है। तो आप देखेंगे टाइटली पैक्ड है तो कौन सा जंक्शन ज्यादा होगा? सर टाइट जंक्शन ज्यादा होगा। अगर आपको किसी दो चीज को स्ट्रांगली रखना है, टाइटली रखना है, तो आप टाइट जंक्शंस काम में लोगे, हां कि ना? तो यहां पर हमने देखा सेल्स ऑफ द एपिथेलियम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सेपरेटेड बाय अ वेरी थिन फिल्म ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। उनके बीच में बहुत ही पतली एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल होता है। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं बेटा, बहुत ही पतली एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेयर मटेरियल कह सकते हो आप इसको इस तरीके से। ये एक्स्ट्रा
सेल्यूलर। तो आपने देखा होगा बहुत टाइटली पैक्ड है ये, और इनके बीच में सेल को सेल से जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल और सेल को जोड़ने के लिए जरूरत पड़ेगी सेल जंक्शंस की। किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल के बीच में पाए जाने वाले जंक्शंस। ये कई तरह के होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर अभी हम कितना ध्यान रखेंगे कि जो आसपास वाली जो सेल्स हैं वो आपस में हेल्ड टुगेदर होती हैं, मतलब आपस में कैसे पैक्ड होती हैं, वह सेल जंक्शंस के द्वारा पैक्ड होती है। निकिता आ रहा है समझ में? यस। लतिका, निकिता आ रहा है समझ में? यस बेटा, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? यस। लतिका, निकिता दोनों आंसर देंगे बेटा, फटाफट फटाफट आंसर देंगे। यस भाई, लतिका और निकिता को आ रहा है कि समझ में? उनसे भी पूछ लेते हैं। यस लतिका, टेल मी बेटा, आ रहा है समझ में आपको? यस, जल्दी जल्दी बोल दो लतिका, फटाफट बेटा। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों को आ रहा है समझ में, बच्चों को आ रहा है समझ में। यस, वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? यस, कोई डाउट हो तो बताओ। यस लतिका बेटा, ठीक है ठीक है। निकिता, आपको भी आ रहा है समझ में? ओके। सो ये हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू का आपस में जुड़े होने का तरीका। द एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन ए नॉन सेल्यूलर लेयर। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि नॉन सेल्यूलर लेयर के ऊपर होती है वो। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नॉन सेल्यूलर, देखो आप प्रेजेंटेशन देखो, आपको इसी तरह की पीपीटीज पूरे साल भर आपको इसी तरह की पीपीटीज मिलेगी आपके सेल्फ रीडिंग के लिए भी। इससे क्या होगा? आपके नोट्स वगैरह बनाने का हेडेक नहीं रहेगा। आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो आपका अंडरस्टैंडिंग्स में जाएगा। हम ये सारी पीपीटीज आपको दे देते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद योर नोट्स, ताकि आप अगर कोई ई नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको रीडेबिलिटी में दिक्कत नहीं आए। कई बार आप देखते होंगे ऐसा आपको बार बार जूम करके देखना पड़ता होगा, काफी ट्रबलसम होता है। तो ये सारी पीपीटीज आपको दे दी जाएंगी, आप उसको प्रॉपर तरीके से रीड कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपके साथ में भी ये पढ़ रहा हूं तो आपको पता चल रहा होगा वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है। सो ये एक्सपीरियंस आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा, इसका मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। द एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन अ, यहां पर रेस्ट का मतलब है पड़े होना, यहां पर ऐसा नहीं रेस्ट कर रहे, ठीक है। रेस्ट ऑन अ नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी अभी हमने पढ़ा कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसके नीचे ये कौन होगा? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। और इसके नीचे ये क्या होगा? यस, अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी गाड़ी बन गई। कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये सारी एपिथेलियल सेल लाइक दैट। क्लियर? यस कार्तिकी, जूलॉजी समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके। विच सेपरेट्स इट फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, जो सेपरेट होता है अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू से वाया द बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे चलेंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 लेयर्स से बनती है। अब हम थोड़ा पर्टिकुलर में जा रहे हैं, अच्छे से डिटेल पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी लेयर से बनती है। अब अभी अभी हमने पढ़ा था कि बेसमेंट में जो मेम्ब्रेन है वो उसके पास भी 2 पार्ट्स है, और वो किससे बनती है? वो बनती है ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बनती है? ग्लाइकोप्रोटीन से। और उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है ये देखते हैं हम लोग आराम से, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन खुद भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हमको दिख रही थी। सर कैसे दिख रही थी? ये मान लेते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा है। इज इट क्लियर? तो अब हम यहां पर मैच कराते हैं अपर। यहां पर यूज में लिया गया है कि जो ऊपर वाली ये जो पतली लेयर है अपर लेयर कैसी होती है? थिन होती है। कैसी होती है? पतली होती है। और इसको हम बोलते हैं बेसल लैमिना। क्या बोलते हैं बच्चे? बेसल लैमिना। और ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स की। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की।
तो हमको यह समझ में आ रहा है कि इसका मटेरियल क्या है, किस चीज से बना होगा, और ये आया कहां से, यहां पे आया कैसे। तो इसको सिक्रीट किया है खुद एपिथेलियल सेल्स ने। तो एपिथेलियल सेल्स क्या सिक्रीट कर रही है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, जो सिक्रीट हो रहा है बाय द एपिथेलियल सेल्स ओनली। इज इट क्लियर। तो ये हमको समझ में आ जाता है कि इसके ऊपर जो भी एपिथेलियल सेल्स हैं वो सिक्रीट कर रही हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, क्या सिक्रीट कर रही हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। लतिका आ रहा है बेटा समझ में, यस क्लियरली विजिबल है सारी चीजें बेटा, यस लतिका, कार्तिकी क्लियरली विजिबल है तो बोल दो जल्दी से फटाफट, क्लियरली विजिबल है, यस बिल्कुल बढ़िया से, नहीं चल आगे चलेंगे। यस वंश आ रहा है बेटा समझ में, यस वंश, ऋषिकेश, साक्षी सभी को आ रहा है समझ में, ओके बेटा अंडरस्टूड। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान पार्ट था। फिर हम एक बार एक्सरसाइज भी कर लेंगे, पूरे लेक्चर को एक बार हम कंक्लूड कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कि ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड खुद कौन सिक्रीट कर रहा है, एपिथेलियल सेल्स। सेम इसी तरीके से इसके नीचे पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू, इसके नीचे कौन पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू यहां पर, और यह बनाता है आपकी लोअर वाली लेयर। तो देखो लोअर थिक फाइब्रस लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर थिन लेयर है, नीचे थिक लेयर है। ऊपर थिन लेयर कहला रही है बेसल लेमिना बेटा, और थिक लेयर जो कहला रही है वो कहला रही है रेटिकुलर लेमिना। क्या कहला रही है, रेटिकुलर लेमिना। क्या कहला रही है, फाइब्रस लेयर क्या कहला रही है, रेटिकुलर लेमिना। इज इट क्लियर। जिसके अंदर होते हैं, रेटिकुलर क्यों कहला रही है, कुछ तो कारण होगा। तो एक फंडा याद रखो, रेटिकुलर वर्ड होता है मतलब नेटवर्क। यहां पर रेटिकुलर फाइबर्स का नेटवर्क है, कोलेजन फाइबर्स का नेटवर्क है जहां पर कि ये होता है, और कोलेजन फाइबर है इसीलिए ये फाइब्रस लेयर बना रही है, फाइब्रस लेयर बना रही है। जब हम किसी चीज को मजबूती से जोड़ना चाहते हैं तो हमको फाइब्रस बनाने के लिए कोलेजन फाइबर्स की जरूरत होती है, ध्यान रखना हर जगह ये फंडा अप्लाई होगा। ठीक है, जो किसके ऊपर है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो एक बात समझ में आ गई, ऊपर वाली बनी हुई है ग्लाइकोप्रोटीन्स की, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, जरा नजारा देखते हैं कि क्या हुआ होगा। ठीक है, हुआ यह था कि जब ये बन रही होगी, जब ये बन रही होगी तो कैसा नजारा होगा, ये एपिथेलियल टिश्यू जैसे ही बनना शुरू हुआ, इसको ऐसे देख लेते हैं, एपिथेलियल टिश्यू जैसे बनना शुरू हुआ। ठीक है, इन एपिथेलियल टिश्यूज ने साथ के साथ थोड़ा थोड़ा सिक्रीशन करना भी शुरू कर दिया, किसका, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स का। एम आई करेक्ट बच्चे, यस। किसका सिक्रीशन शुरू कर दिया इन्होंने, किसका सिक्रीशन शुरू कर दिया, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एंड ग्लाइकोप्रोटीन का। और उसी वक्त जो ये नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसने किसका सिक्रीशन शुरू कर दिया, कोलेजन फाइबर्स है ना, व्हाइट होते हैं, और इलास्टिक वाले येलो होते हैं, ध्यान रखना, येलो इलास्टिक ऐसा करके याद रख रहा हो, येलो इलास्टिक मतलब, येलो इलास्टिक मतलब इलास्टिक फाइबर्स कैसे होते हैं, येलो होते हैं या येलो इलास्टिक होते हैं। कोलेजन व्हाइट कॉलर, याद रखना कोलेजन कैसे हैं, व्हाइट। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। ओके आगे चलते हैं। तो ये इन्होंने यहां पर नेटवर्क बना दिया रेटिकुलर फाइबर्स का, रेटिकुलर फाइबर्स का नेटवर्क बना दिया। यस, ऐसे रेटिकुलर फाइबर्स का नेटवर्क बना दिया इस तरीके से, कोलेजन फाइबर्स का नेटवर्क बना दिया इस तरीके से, और यहां पर इसके ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का लेयर। क्लियर। और ये किसने सिक्रीट किया है, ये इसने सिक्रीट किया है, ये इसने। तो दोनों के कंट्रीब्यूशन से, ठीक है, एक कहावत है महाराष्ट्र में, तुझा मी माझा। जब किसी होटल पे जाते हैं ना, जब किसी होटल पे जाते हैं तो पार्टी देते हैं,
तो शेयर करते हैं अपन, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, कंट्रीब्यूट करना। तो महाराष्ट्र में एक बड़ी अच्छी कहावत है, तू तुझा मी माझा, ठीक है। तो मैं काफी टाइम रहा महाराष्ट्र में, तो मुझे पता है, काफी अच्छा लगता है ये, भाई तू तेरे पैसे दे दे, मैं मेरे पैसे दे देता हूं। तो उसी तरीके से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बड़ी फायदेमंद थी, तो इसने भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया, इसने भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। समझ में आ रहा है बच्चे? देखो लाइव लेक्चर्स का फायदा है, बहुत मजा आता है साथ में ऐसे इंटरेक्ट करते हुए पढ़ने से, नहीं तो ऐसा लगता है कि आप अकेले ही बोले जा रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम आपसे मोटिवेशन लें और आप हमसे मोटिवेशन लें, ठीक है। तो यहां पर हमको चीजें सीखनी है कि किस तरीके से ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। आगे, ब्लड वेसल्स तो पाई जाती नहीं है एपिथेलियल टिश्यू में, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन द एपिथेलियल टिश्यू, सो मटेरियल्स आर एक्सचेंज बिटवीन द epithelial cells and blood vessels of the connective tissue by the process, yes, can you name it बच्चे? क्या आप नाम बता सकते हैं? Yes sir, by the diffusion, by the process of diffusion across the basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन के टू एंड फ्रो के जो काम कर रहा है, टू एंड फ्रो मतलब इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। और आप देख चुके हैं ऑलरेडी कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल की तरफ जा रहा है वो न्यूट्रिशन जा रहा है, और एपिथेलियल टिश्यू में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू में आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट है। और ये कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन के जरिए। और डिफ्यूजन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमने आज आप देखोगे तो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब जरा हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यस, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे चल सकते हैं? यस। अब हम इसका आज टाइप देखेंगे ताकि हम कल इसके बारे में डिटेल पढ़ पाए। सो एपिथेलियल टिश्यू का जो अरेंजमेंट होता है वो या तो सिंगल लेयर की फॉर्म में हो सकता है। जरा समझते हैं सिंगल लेयर क्या होती है, एंड दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक नोट्स, ठीक है। ये सिंगल लेयर है। अब ये मान लेते हैं ये ऐसी सिंगल लेयर है, तो ये जो सिंगल लेयर होगी इसको बोला गया है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोला गया कार्तिकी? क्या बोला गया बच्चे? बोला गया है, क्या बोला गया है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सिंगल लेयर है तो। और अगर मान लेते हैं कि यह मल्टीपल लेयर से तो इसको बोला जा रहा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? क्या बोला जा रहा है बच्चे? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इज इट क्लियर? क्लियर? ओके। अब इसमें भी कई शेप हैं। स्क्वाइमस, जब हम किसी चीज को खींच देते हैं तो वो हो जाती है स्क्वाइमस। जैसे मान लो मेरे पास मेरा जो हैंडकरचीफ है, जो रुमाल है, मैंने उसको खींच दिया, था तो वो स्क्वायर, पर मैंने उसको खींच दिया तो उसकी बाउंड्री जैसी पॉलीगोनल जैसी हो जाती हैं, ऐसे खींच जाएगा वो। खींचने की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपको कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना है। फंडा याद रखना दोस्तों, ट्रिक है। जब हम इसको किसी भी चीज को स्ट्रेच कब करोगे आप? जब आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जिससे स्ट्रेच करने से फायदा हो। या तो आपको कुछ ना कुछ फिल्टर करना हो, मैक्सिममली एक्सचेंज करना हो या फिल्टर करना हो। और हमारे शरीर में कहां कहां एक्सचेंज होता है, कोई बता सकता है मुझे? यस, अभी दिखाता हूं। आप देखते होंगे हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो बेसिकली लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। आप देखते होंगे ये हो रहा है हमारे लंग्स का लास्ट पार्ट, टर्मिनल पार्ट, बिल्कुल कॉर्नर, जो एक मेम्ब्रेन बन रही है वहां पर आप देखोगे एक स्ट्रक्चर बन रहा है एल्वुलाई। और एल्वुलाई नाम का जो स्ट्रक्चर है लंग्स में, वो क्या काम कर रहा है? एक्सचेंज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बच्चा? एक्सचेंज का काम कर रहा है। तो वहां पे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? और कहां जरूरत पड़ेगी? हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है। फिल्टर कहां पे होता है, कोई बता सकता है मुझे? यस, फिल्टर कहां पर हो रहा है, कोई बता सकता है मुझे? फिल्टर कहां पर हो रहा है, कोई बता सकता है बेटा मुझे? यस, फिल्टर हो रहा है आपका कहां पर? फिल्टर कहां पर हो रहा है आपका? ऑब्वियस सी बात है, किडनी के अंदर। सो किडनी के अंदर आपने नाम सुना होगा नेफ्रॉन, ठीक है। वहां पर आपका ये, मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको, वहां पर आपका ये स्क्वाइमस पाया जाता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? पर नेफ्रॉन में भी,
नेफ्रॉन में भी एक पर्टिकुलर पार्ट है, वहां पर पाया जाता है, पूरे नेफ्रॉन में नहीं पाया जाता है, पूरे किडनी में नहीं पाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी ऑर्गन कई सारे टिश्यूज से मिलकर बना होता है दोस्तों, ठीक है। तो यह चीज कभी ऐसा नहीं समझना है कि नहीं सर क्लास में आपने बताया था कि किडनी जो है वो पूरी की पूरी स्क्वाइमस की बनी हुई है। गलत। किडनी में कई सारे टिश्यूज हैं जो हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेन बात क्या है, स्क्वाइमस फिल्ट्रेशन के काम आ रहा है, क्यूबॉइडल सिक्रीशन के काम आ रहा है, सीलिएटेड, सीलिया कब होगा, जब किसी चीज को मूव कराना होगा, कॉलमनर, बड़े बड़े कॉलम, किस लिए जरूरत पड़ेगी कॉलम की, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, झूठ माट की लेयर, अभी पता चलेगा झूठ माट की लेयर कैसी होती है। और यह है हमारी कई सारी मल्टीपल में स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। अब देखो ट्रांजिशनल वर्ड क्या होता है, आज हम ब्रीफ कर रहे हैं, कल हम वापस से इसको एक बार यहां से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा कल आपको क्लास में। कल हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वाइमस पढ़ेंगे, कल हम क्या पढ़ेंगे, क्यूबॉइडल पढ़ेंगे, कल हम क्या पढ़ेंगे, सीलिएटेड पढ़ेंगे। तो आपको बड़ा मजा आएगा इसके बारे में डिटेल जानने में। पर आज हमको यह समझना जरूरी, कुछ वर्ड, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, अपनी स्टेट को चेंज करना, ठीक है, अपनी अवस्था को चेंज करना, ट्रांजिशनल। अब देखो यूरिनरी ब्लैडर, आप भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, यूरिनरी ब्लैडर खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, आप समझ रहे हो। ये जो स्ट्रेचनिंग, यहां पर अलग टाइप की स्ट्रेचनिंग है, इलास्टिसिटी वाली, जैसे इलास्टिक की पैंट, हाँ कि ना, तो ये उस तरह का एपिथेलियम है। और ये कहां पर पाया जाता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। इज इट क्लियर। तो मोरोवर आपको मेरे हिसाब से क्लास में काफी मजा आया होगा। आपका कोर्स सिलेबस शुरू हो चुका है, जूलॉजी का, बॉटनी का भी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी का स्टार्टिंग में आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 10th के बाद जैसे ही हम 11th में आते हैं तो हमको स्टार्टिंग के पहले 1 और 2 मंथ पहले बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो कल हम मिलेंगे बड़े इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। मैं आपको कल का नजारा दिखा देता हूं, ये स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। कल हम लोग ऐसे प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं, बिल्कुल शानदार प्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर। इस तरह के स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं कल क्लास में। तो आई थिंक आपको कल काफी मजा आने वाला है। इज इट क्लियर। सो कल मिलते हैं दोस्तों, वही जोश के साथ और वही सुपर टेक्निक के साथ, ठीक है। सो थैंक यू। ओके बेटा, चलो कल मिलते हैं 4 बजे। स्टे ट्यून।